टू जेल में। आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक माँ अपने बच्चों के साथ क्या कर सकती है। वह माँ जो अपने लगते जिगर को एक आंच भी नहीं आने देती और वे अपने बच्चों की जान ले लेती है। पर उसने ऐसा क्यों किया? ये कहानी है संजय शर्मा की, जो 37 साल का था, जो राजस्थान जिला सीकर का निवासी था। उसकी माँ का नाम नीरजा देवी, पिता का नाम रामदत्त शर्मा था। पिता एक सरकारी टीचर थे। एक बहन थी मयूरी। कुछ पुश्तैनी ज़मीन और वेतन से गुजारा अच्छा हो जाता था। संजय के पिता जो एक टीचर थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। जैसे ही मयूरी की शिक्षा पूरी होती है, उसकी भी शादी कर दी गई। कुछ टाइम के बाद संजय के पिता रिटायर हो जाते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद संजय शर्मा को सरकारी होम्योपैथिक दवाखाना में नौकरी मिल जाती है और संजय जलगांव चला जाता है नौकरी के लिए। अब संजय के लिए भी विवाह प्रस्ताव आने लगे। उन प्रस्तावों में प्रिया नाम की लड़की को चुना। प्रिया चुरू की निवासी सोमदत्त की बेटी थी। प्रिया गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट थी। फिर क्या, चट मंगनी पट बिया हो जाता है और प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन के बाद संजय प्रिया को अपने साथ जलगांव ले गया और संजय का जीवन अच्छा सा गुजर रहा था। लेकिन संजय के बूढ़े माँ बाप अब बीमार रहते थे, इसलिए संजय ने प्रिया को माँ और पिता की सेवा के लिए ससुराल ही छोड़ दिया। और कुछ टाइम के अरसे में प्रिया 2 बच्चों की माँ बन जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। संजय अपने घर साल में 2 या 3 बार आता था। कुछ अरसे के बाद संजय के माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। उनके स्वर्गवास के बाद प्रिया का अब ससुराल में कोई काम नहीं था, वह अकेली रह जाती है। संजय प्रिया से कहता है, चलो तुम मेरे साथ जलगांव चलो, वहीं रहेंगे, अब माता पिता तो है नहीं। प्रिया मना कर देती है, अभी अभी माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, घर में दिया बत्ती करनी है, अगर कोई नहीं रहेगा तो घर में दिया बत्ती कौन करेगा। हमारे गांव के पंडित जी कहते हैं कम से कम 1 साल तक आत्मा आसपास मंडराती रहती है। संजय के पास प्रिया की बातों का कोई जवाब नहीं था और वह अकेले ही जलगांव चला गया। वक्त गुजरता है और 1 साल पूरा हो जाता है। संजय प्रिया को जलगांव चलने के लिए दोबारा बोलता है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, चलो जलगांव चलते हैं। यहाँ की ज़मीन मैं बेच दूँगा और वहीं जाकर एक छोटा सा घर ले लेंगे, वहीं बच्चों का एडमिशन भी करा देंगे। लेकिन प्रिया ने 2 टुक मना कर दिया। माता पिता की निशानी नहीं बिकेगी, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। संजय के पास अब कोई जवाब नहीं था। दिली दिल वो बहुत उदास हो गया और वापस जलगांव चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, अब बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बेटा 7 या 8 साल का था, छोटा बेटा 5 या 6 साल का था। प्रिया की संजय से फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब प्रिया संजय से बात करती तो बच्चे आपस में लड़ते, पहले मैं पिताजी से बात करूँगा, पहले मैं पिताजी से बात करूँगा। एक दिन संजय की कॉल प्रिया के पास आती है, बातें होती हैं। संजय बोलता है, लाओ मेरी बच्चों से बात कराओ। प्रिया मना कर देती है, बोलती है बच्चे आपसे बात नहीं करना चाहते। संजय बहुत शौक हुआ, बच्चे बात नहीं करना चाहते, क्या हो गया मेरे बच्चों को? कोई नहीं, बात आई गई हो गई। दूसरे दिन फिर संजय की बात प्रिया से होती है। संजय फिर बच्चों से बात करने के लिए बोलता है। प्रिया फिर बोल देती है बच्चे सो गए हैं, कभी बोलती है बच्चे खेल रहे हैं, कभी बोलती है बच्चे पड़ोसी के हैं। संजय अब परेशान हो गया। उसके मन में गलत गलत विचार आने लगे। उसने सोचा, मेरे बच्चे जो कल तक मेरे लिए पिताजी मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा, आज मुझसे बात नहीं करना चाहते। संजय बहुत डर गया था। उसने वापस गांव लौटने का फैसला किया। संजय ट्रेन से गांव वापस लौटता है। प्रिया अपने मायके में थी। प्रिया अपने मायके से संजय के गांव पहुंचती है। दोनों स्टेशन पर मिलते हैं। संजय फिर बच्चों के बारे में पूछता है। प्रिया बोलती है बच्चों को मैंने पड़ोसी के वहाँ छोड़ दिया। जैसे ही संजय घर पहुँचता है, फ़ौरन वो पड़ोसी के जाता है। चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। और संजय बोलता है, चाची ध्रुव और आदित्य कहाँ हैं? चाची कहती हैं, बच्चे तो यहाँ नहीं हैं, मेरे पास कहाँ आ गए? संजय बोलता है, बच्चों को प्रिया ने आपके घर छोड़ा था। चाची कहती, प्रिया झूठ बोल रही है बेटा, काफ़ी टाइम से मैंने बच्चों को नहीं देखा। जब प्रिया लेके जा रही थी तब भी मैंने बच्चों को उसके साथ नहीं देखा था। मैंने पूछा भी था बच्चे। प्रिया बोलती है बच्चे पहले ही मामा के साथ चले गए। संजय के पैरों से ज़मीन निकल गई।
आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। वो फौरन घर की तरफ भागता है। वहाँ प्रिया घर की सफाई कर रही थी। संजय ने गुस्से में पूछा, प्रिया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब झूठ ज़्यादा देर छुपने वाला नहीं है, और वो मुंह छुपाकर रोने लगी। बोली, एक साधुओं की टोली आई थी। वे बच्चों को टॉफ़ी बांट रहे थे। टॉफ़ी के लालच में ध्रुव आदित्य भी साधुओं के पीछे चले गए। मौका देखकर साधुओं ने दोनों को कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया और झोले में डाल कर ले गए। संजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये सब सुनकर संजय बोलता है, मेरे बच्चों को साधु उठाकर ले गए। तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या तुमने छुड़ाने की कोशिश नहीं की? प्रिया बोलती है, एक बच्चे ने मुझे ये बात बताई थी, तब तक साधुओं की टोली दूर जा चुकी थी। संजय बोलता है, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मुझे बताया क्यों नहीं? प्रिया कहती है, मैं बहुत डर गई थी। संजय को गुस्सा आ जाता है और वो चीख कर बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे अगवा हो गए और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता, और तुमने रिपोर्ट भी नहीं कराई। इस पर प्रिया बोलती है, तुम मेरे ऊपर शक मत करो, वह मेरी भी औलाद थी। और प्रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो प्रिया को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। पुलिस चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह पूरी बात सुनते हैं और उसे शक नहीं, पूरा यकीन हो जाता है कि साधुओं की मंडली वाली बात पूरी गलत है। प्रिया ने ही दोनों बच्चों को गायब कर दिया है, लेकिन प्रिया अपनी बात पर ही कायम रहती है और पुलिस को गुमराह करती रहती है। पुलिस चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह प्रिया की मोबाइल डिटेल चेक करते हैं। उन सब नंबरों में एक नंबर था जिस पे प्रिया की सबसे ज़्यादा बात होती थी, और वह नंबर चूरू के निवासी बाबूलाल का था। जब प्रिया से पूछताछ की तो वह बौखला गई। प्रिया ने पुलिस के प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। पुलिस चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह एक टीम के साथ चूरू जाते हैं। वे वहां बाबूलाल से मिलते हैं। बात प्रिया के कुंवार पते की है। बाबूलाल प्रिया के घर के आसपास ही रहता था, जहां आंखें मिली और आपस में प्यार हो गया, और उनके प्यार की चर्चा मोहल्ले में हो गई, क्योंकि इश्क और मुश्क नहीं छुपता। प्रिया के घर वालों को पता चला तो वो प्रिया के विरुद्ध हो गए। प्रिया के पिता बोलते हैं, हम तुम्हारी शादी दूसरी जगह करेंगे। प्रिया ने विरोध किया, बोली, शादी मैं बाबूलाल से ही करूँगी। माँ बाप ने उसकी एक नहीं चलने दी, जैसे तैसे संजय से शादी कर दी। शादी होकर प्रिया अपने ससुराल आ गई। यहाँ बाबूलाल ने मजनू की हालत बना ली, न खाने पीने का होश, न नहाने का, और वे अपने प्यार को दिन रात याद करता। प्रिया ने नीति को स्वीकार कर लिया। वे जानती थी इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसे वही मिलता है जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा होता है। संजय और प्रिया खुशी खुशी रह रहे थे। प्रिया का आना जाना मैके में लगा रहता था। एक दो दिन के लिए आती थी, अपने ससुराल चली जाती थी। उसने कभी बाबूलाल से मिलने की कोशिश नहीं करी और उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन प्रिया एक बार अपने मायके आती है। उसकी नज़र बाबूलाल पर पड़ती है और देखा, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल, मैले कपड़े, उसे पहचान नहीं पाई। दोनों का आमना सामना होता है। प्रिया कहती है, बाबूलाल, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? बाबूलाल बोलता है, जब तुम नहीं रही तो जीने की क्या तमन्ना। प्रिया बाबूलाल को बहुत समझाती है और बोलती है, मोहब्बत तो मैं तुमसे ही करती थी, भाग्य में बस यही था। प्रिया बोलती है, मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही थे। अब बाबूलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, दिल में उमंग जागी। दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। बाबूलाल खुश हो गया। बाबूलाल ने अपना हुलिया चेंज करा, साफ़ कपड़े पहने, बाल कट कराए। अब दोनों की फिर से मुलाकातें स्टार्ट हो गईं। प्रिया का दिल फिर से बाबूलाल की तरफ हो गया। उसकी वजह संजय ज़्यादा टाइम नहीं देता था, क्योंकि संजय अपने काम के सिलसिले में जलगांव रहता था। जब तक सास ससुर ज़िंदा थे, प्रिया 1 या 2 दिन के लिए चूरू जाती, लेकिन दोनों के देहांत के बाद प्रिया का ज़्यादातर टाइम चूरू में बाबूलाल के साथ गुजरता था। बाबूलाल ने पुलिस को ये भी बताया कि हाल में प्रिया अकेले चूरू आई थी, अपने मायके नहीं गई, बल्कि 7 दिन उसके साथ थी। 8वें दिन मायके चली गई। बाबूलाल ने पुलिस को बताया, उसने प्रिया से बच्चों के बारे में पूछा था तो उसने इस पर बताया कि बच्चे वे अपने पड़ोसी के घर छोड़ आई ताकि उसे मिलने में कोई बाधा ना हो। ये सुनकर तकदीर सिंह प्रिया को थाने बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रिया खुद ही थाने चलकर आ गई। वे बोली, आप बाबूलाल को पकड़ कर लाए हो, आप उसे छोड़ दो, वे बेकसूर है, उसने कुछ नहीं करा।
वे बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता, ये कहकर रोने लगी। मैं उसे बहुत चाहती हूँ, उसे किसी मुसीबत में नहीं देख सकती, वे बेकसूर है। और कहती है ध्रुव और आदित्य को मैंने मारा है, अपने दिल के टुकड़ों को अपने हाथों से मैंने मार दिया। ये सुनकर चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह और संजय हैरान रह गए। प्रिया बताती है बाबूलाल की ज़िंदगी में आने के बाद उसे संजय से कोई लगाव नहीं रह गया था। वह सिर्फ बाबूलाल से शादी करना चाहती थी और उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन बाबूलाल ने उसे समझाया शादी कर लेने से हमारी तमन्ना ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन ध्रुव और आदित्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को संजय के पास छोड़ा तो वह दूसरी शादी करेगा और बच्चों को सौतेली माँ मिलेगी। तुम्हें पता है सौतेली माँ का व्यवहार कैसा होता है। अगर हम बच्चों को अपने साथ रखेंगे तो वो तुमसे नफ़रत करेंगे, बड़े होकर कहेंगे तुमने अपने मज़े के लिए उनके पिता को छोड़कर अपने प्रेमी के घर में जा बसी, और वे कभी मुझे दिल से पिता स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब सुनकर प्रिया मायूस हो गई, उसका दिल छलनी हो गया, उसका दिल टूट सा गया। बाबूलाल के साथ रहने के सपने सब टूट गए, बिखर गए, और प्रिया मन ही मन सोचने लगी मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी और प्यार की बर्बादी के कारण बन गए। आज मैं बाबूलाल से शादी कर लेती, मेरे बच्चे ना होते तो। अब प्रिया के दिल में बच्चों के लिए नफ़रत पैदा हो गई। एक रोज़ प्रिया को चूरू जाना था बाबूलाल से मिलने, लेकिन उसका बेटा ध्रुव ने चूरू जाने से मना कर दिया और बहुत रोया। ध्रुव छोटा ज़रूर था, बट उसे लगता था कुछ गलत ज़रूर है, और वह हमेशा चूरू जाने को मना करता था। प्रिया ने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। रात हो गई और दोनों बच्चे सो गए। प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। बाबूलाल का कॉल आता है, बोला मैं पूरे दिन तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा, इंतज़ार करता रहा। प्रिया बोलती है कुछ काम पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाई, लेकिन कल सुबह ज़रूर आऊँगी और पूरे 1 हफ़्ता तुम्हारे साथ रहूँगी। ये कहकर फ़ोन काट देती है। प्रिया दिल में सोचती है बच्चों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसके ऊपर शैतान सवार हो गया। प्रिया समझ गई थी बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करना है। उसने तकिया उठाया और ध्रुव के मुंह पर रख दिया। दम घुटने से ध्रुव की मौत हो गई। उसके बाद आदित्य को भी तकिए से दम घोट कर मार दिया। प्रिया को अब लाश ठिकाने लगानी थी। उसने रात को ही फावड़े से कच्चे आंगन में गड्ढा खोदा और दोनों की लाश को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी। सुबह कपड़े साफ कर नहाकर वो चूरू रवाना हो जाती है। प्रिया बच्चों को कब्र में सुलाकर अपने प्रेमी के साथ 7 दिन तक सोती रही। अब चौकी इंचार्ज तकदीर सिंह प्रिया के घर जाते हैं और गड्ढा दोबारा खुदवा कर दोनों बच्चों की लाश बरामद करते हैं। प्रिया के विरुद्ध धारा 302, 201 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। बाबूलाल को पुलिस छोड़ देती है। उसका इस केस से कोई वास्ता नहीं था। एक माँ ने नाजायज़ प्यार के लिए अपने दिल के टुकड़ों को कब्र के अंदर सुला दिया। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या प्रिया ने सही किया? क्या प्रिया के पास और भी कोई रास्ता था? उसे ये कदम उठाना चाहिए था अपना पुराना प्यार पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक और क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।